जय हिंद एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में हम देखेंगे 22 फरवरी 2024 को तीसरी शिफ्ट में जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसके इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये आपके आने वाले एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है और इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ज्वाइन कर लीजिएगा, टाइमली अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। एरर का क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है, आई एम श्योर माई मदर हैज़ समथिंग दैट यू शैल वेयर इन द इवनिंग। आई एम श्योर दैट आई एम श्योर माई मदर हैज़ समथिंग दैट यू शैल वेयर इन द इवनिंग। किस पार्ट में मिस्टेक है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। क्या मिस्टेक है? यहाँ पे जो शैल लगा हुआ है, शैल का यूजेस यहाँ पे रॉन्ग है। जैसे शैल जो इस्तेमाल किया जाता है वो एक फॉर्मल सेंटेंसेस में किया जाता है कुछ डेफिनेट सिचुएशन को शो करने के लिए। बट यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात की जा रही है कि मैं श्योर हूँ कि मेरी माँ के पास कुछ ऐसा है जो कि तुम इवनिंग में पहन सकते हो या पहनोगे। जैसे कि यहाँ पे जो शैल है इसकी जगह पे कैन का भी इस्तेमाल हो सकता है और विल का भी इस्तेमाल हो सकता है। सो दैट विल बी द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है, सेलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्सटीट्यूट्स और रिप्लेसेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट्स द सेंटेंस मीनिंगफुली। सेलेक्ट द ऑप्शन नो करेक्शन रिक्वायर्ड इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज गिवन। तो कह रहा है ये जो ब्रैकेट में सेंटेंस लिखा हुआ है इसको सब्सटीट्यूट करना है। अगर कर सकते हैं तो कीजिए, वरना नो करेक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन टिक करना है। लिखा हुआ, इट ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर स्टिल एंड फाइन पाउडरी स्नो बिगिन टू फॉल सो दैट सून वी एंड ऑल अराउंड अस वर कवर्ड विद अ वाइट ब्लैंकेट। इसमें क्या ज़रूरत है इसको इम्प्रूव करने की? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट ग्रीव, तो ग्रीव लिखा हुआ है, पास्ट की बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो लिखा हुआ है पाउडरी स्नो बिगिन टू फॉल बिल्कुल सही लिखा हुआ है। किसी भी पार्ट में करेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे जो बिगिन लिखा हुआ है ये बिगिन और बिगन होता है। सो जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है बिगिन, यहाँ पे सही आंसर इसका यही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगेन एरर फाइंड करना है। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर एंड कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर फॉर एनी वर्सनिंग सिम्टम्स। तो किस पार्ट में मिस्टेक है? राइट आंसर इज किसी भी पार्ट में मिस्टेक नहीं है, देयर इज नो एरर। यहाँ पे जो वर्सनिंग लिखा हुआ है, वर्सनिंग का मतलब होता है, एक तो होता है वर्स, वर्स का मतलब होता है खराब, और वर्सनिंग इसको एक जिरंड के फॉर्म में यूज किया गया है। ठीक है। तो वर्सनिंग का मतलब बिगड़ता हुआ। तो अगर कोई भी बिगड़ते हुए सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो आपको ज़रूरत है डॉक्टर को कांटेक्ट करने की और प्लेंटी ऑफ वाटर पीजिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिनोनिम बताना है इस शब्द का। सेंटेंस लिखा हुआ है, आई हैव नोन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड पजेस द मोस्ट सर्कमस्टेंशियल डिटेल्स अबाउट द प्लान्स यू वर डिवाइजिंग। तो सबसे पहली बात, सर्कमस्टेंशियल क्या होता है? तो सर्कमस्टेंसेस से बनता है सर्कमस्टेंशियल। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियां। ठीक है। तो सर्कमस्टेंशियल का मतलब परिस्थितियों से जन्मे हुए या परिस्थितियों के वश। डिवाइजिंग का क्या मतलब होता है? इसका अर्थ होता है किसी चीज को करने का कोई नया तरीका निकालना, उसको डिवाइस कहते हैं। ठीक है। तो सर्कमस्टेंशियल जो कि परिस्थितियों से जन्मे हो, ऐसे सिचुएशंस, तो उसके लिए सिनोनिम क्या होगा? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, कोइंसिडेंटल। तो कोइंसिडेंस होता है, ठीक है, कोइंसिडेंस से कोइंसिडेंट बनता है और कोइंसिडेंटल इसी से बनता है। तो कोइंसिडेंट क्या होता है? संयोगवश, है ना। तो कोइंसिडेंटल भी होता है संयोगवश। तो सर्कमस्टेंशियल का सिनोनिम हो जाएगा संयोगवश यानी कि कोइंसिडेंटल। ओके। अच्छा, जो बाकी के शब्द लिखे हुए हैं, जैसे सर्टेन पता है आपको, डायरेक्ट लिखा हुआ है। क्रेडिबल क्या होता है? क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। इसी का उल्टा क्या होता है? इनक्रेडिबल, जिसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो, अविश्वसनीय। जैसे कि आपने मार्वल की मूवी देखी होगी इनक्रेडिबल हल्क, तो वो हल्क है, अविश्वसनीय हल्क, है ना। इनक्रेडिबल इंडिया, है ना, बात करते हैं इनक्रेडिबल इंडिया की, तो मतलब ऐसा भारत, इतना सुख और समृद्ध भारत, इतना खूबसूरत भारत, इतना सुंदर भारत कि अविश्वसनीय भारत। राइट। क्वेश्चन नंबर 5, ऑपोजिट बताना है। शब्द लिखा हुआ है अरेस्ट। सबको पता है अरेस्ट का क्या मतलब होता है? बंदी बनाना। इसका उल्टा क्या होगा? स्टॉल, स्टैंड स्टिल, डिटेन या फिर अनबाइंड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, अनबाइंड। स्टॉल का मतलब होता है रोकना किसी चीज का, और एक और अर्थ होता है, जो छोटी सी शॉप होती है सड़क के किनारे उसको स्टॉल बोलते हैं ना। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो ना कि जो स्टॉल होता है वहां पे आप रुकते हो कुछ खाने पीने के लिए या कुछ सामान लेने के लिए। तो स्टॉल का बेसिक सा मतलब भी होता है, स्टॉल का मतलब भी होता है रोकना। नाउन के फॉर्मेट में तो वो एक छोटी सी दुकान हो गई। वर्ब के फॉर्मेट में होता है, एज अ वर्ब जब यूज किया जाएगा तो ये रोकने के सेंस में आएगा। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है ठहराव।
डिटेन का भी मतलब होता है बंदी बनाना या गिरफ्तार करना। अनबाइंड का मतलब होता है बंधन से मुक्त करना। बाइंड का मतलब होता है बांधना, और अनबाइंड मतलब छोड़ देना या खुला छोड़ देना। सो अरेस्ट का उल्टा अनबाइंड। क्वेश्चन नंबर 6, इडियम या फ्रेज जो लिखा हुआ है उसका मतलब बताना है। सो इडियम है टू पिक समबडीज पॉकेट। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। पिक पॉकेट आपने देखा होगा, जो जेब कतरे होते हैं उनको पिक पॉकेट बोलते हैं। तो पिकिंग पॉकेट का मतलब जेब काटना या किसी की जेब से पैसे चुरा लेना, सामान चुरा लेना। सो अगर है टू पिक समबडीज पॉकेट, यानी कि किसी की जेब काटना या पैसे चुराना, उसको क्या बोलते हैं? टू मेक अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस नहीं, टू स्टील समथिंग फ्रॉम द पॉकेट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। किसी के पॉकेट से कुछ चुराना उसको बोलते हैं टू पिक समबडीज पॉकेट। आपने देखा होगा मेट्रो वगैरह में अनाउंसमेंट होता है कि बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, जेब कतरों से सावधान रहें। ओके। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि साथ ही साथ इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, और जब वीडियो के एंड में आपको क्या करना है, आपको आपका जो भी स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपोजिट बताना है। शब्द लिखा हुआ है अपार्ट। बहुत ईजी सा है। अपार्ट का मतलब होता है दूर, ठीक है। अब दूर का उल्टा क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, ऑप्शन ए नियर बाय। बाकी के शब्द जैसे कंटेमिनेटेड लिखा हुआ है, तो कंटेमिनेटेड का अर्थ होता है दूषित। हम बोलते हैं ना कि कंटेमिनेटेड वाटर, तो प्रदूषित वाटर, प्रदूषित जल। कंटेजियस क्या होता है? कंटेजियस उसको बोलते हैं जो संक्रामक होता है। जैसे हम बोलते हैं कि कोविड वॉज अ कॉन्टेजियस डिजीज ना, एक कॉन्टेजियस वायरस था। वायरस तो वैसे भी कॉन्टेजियस ही होता है। तो जैसे हम बोलते हैं कुछ बीमारियां होती है जो कॉन्टेजियस होती है, जैसे चिकन बॉक्स। तो कंटेजियस का मतलब संक्रामक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ है चूज द ऑप्शन विच इज एंटोनिम ऑफ अपोजिट ऑफ द वर्ड फ्रूगल। ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो कि फ्रूगल का उल्टा है, ठीक है। इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा शब्द है जो कि फ्रूगल का उल्टा है? तो फ्रूगल क्या होता है? फ्रूगल का अर्थ होता है जो कि किफायती व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, जो कि बहुत सोच समझ के जितना जरूरत होती है उतना पैसा खर्चा करे, उसके लिए फ्रूगल होता है। अब इसका उल्टा क्या होगा? हर जेनरस डोनेशन टू द चैरिटी मेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ दोज इन नीड। अच्छा, जेनरस यहाँ पे जो उत्तर है सही उत्तर है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। फ्रूगल का एंटोनिम होता है जेनरस। जेनरस होता है उदार। उदार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मतलब बिना सोचे समझे, किसी को अगर जरूरत है तो ये नहीं सोचेंगे हमारे पास बचेगा कि नहीं बचेगा, बस दे देते हैं, ठीक है। तो फ्रूगल का उल्टा हो जाएगा जेनरस। क्वेश्चन नंबर 9, सेंटेंस लिखा हुआ है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन कि ऐसा सेंटेंस बताइए जिसमें कोई भी स्पेलिंग एरर ना हो। लिखा हुआ है फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ऑनेस्टी एंड मोरालिटी वर हिज डार्लिंग एट्रीब्यूट्स। ऑनेस्टी की स्पेलिंग गलत है। दूसरा, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ऑनेस्टी एंड मोरालिटी वर हिज डार्लिंग एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन सी, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ऑनेस्टी एंड मोरालिटी वर हिज डार्लिंग एट्रीब्यूट्स। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसमें किसी भी पार्ट में मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। नेविगेटिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट द हाइकर्स encountered terrain making the trek more challenging and adventurous. So navigating through the dense forest the hikers encountered terrain making the trek more challenging and adventurous. तो जब डेंस फॉरेस्ट से होते हुए जो हाइकर्स थे वो जब वो जा रहे थे तो उनको उनका इनकाउंटर हुआ। उनके सामने क्या है? एक टेरेन मेकिंग द ट्रैक मोर चैलेंजिंग एंड एडवेंचरस। तो एक ऐसा टेरेन आया जिसकी वजह से उनका जो ट्रैक था वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग और एडवेंचरस और भी ज़्यादा हो गया। तो क्या इसमें फिल कर सकते हैं? प्रिडिक्टेबल, मोनोटोनस, ट्रांकिल या फिर ट्रेचरस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ट्रेचरस। देखो, प्रिडिक्टेबल का मतलब होता है जिसकी भविष्यवाणी की जा सके, जिसके बारे में पहले से बताया जा सके, प्रिडिक्ट किया जा सके। मोनोटोनस होता है नीरस, यानी इस ये बनता है मोनो और टोन से। मोनो का मतलब होता है सिंगल और टोन का मतलब होता है टोन, यानी जो सिंगल टोन में हो, एक ही चीज बस चलती जा रही है तो वो मोनोटोनस हो जाता है, नीरस हो जाता है। ट्रांकिल का मतलब होता है बेहोश करना, है ना। किसी को बेहोश करना तो डायरेक्टली नहीं कह सकते, बट ट्रैंकिल का मतलब होता है किसी चीज को शांत कर देना, पैसिफाई कर देना। ट्रैंकलाइजर्स का यूज किया जाता है जब जंगलों में किसी जानवर को बेहोश करके उसके लिए मेडिसिनल अरेंजमेंट कराई जाती है, तो उसको ट्रैंकलाइजर लगाया जाता है, उसको बेहोश किया जाता है। ट्रेचरस का सिंपल सा मतलब होता है धोखेबाज। अब देखो, किसी ट्रैक के मामले में, टेरेन के मामले में धोखेबाज कैसे कह सकते हैं? कोई टेरेन है, कोई ऊंची नीची पहाड़ियां, तो वो धोखेबाज हो नहीं सकती। यहाँ पे ट्रेचरस ऐसे सेंस में यूज किया गया है कि बहुत ही अनिश्चित तरीके से, कि पता नहीं है कि आगे कैसा गड्ढा है या फिर
आपको दिख रहा है गड्ढा नहीं है, बट आप वहाँ पे जाओगे तो हो सकता है वहाँ पे गड्ढे हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे कोई जंगली जानवर हो सकता है, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ है ना। तो ट्रेचरस यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एरर फाइंड का क्वेश्चन है, एरर फाइंड करना है। नेहाज हैंड राइटिंग इज मोर क्लियरर देन वरुण्स। किस पार्ट में मिस्टेक है? किसी भी पार्ट में मिस्टेक नहीं है, देयर इज नो मिस्टेक, देयर इज नो एरर, ठीक है। नेहाज हैंड राइटिंग इज मोर क्लियरर, ओके, सॉरी सॉरी, इसमें मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? नेहाज हैंड राइटिंग इज मोर क्लियरर देन वरुण। किस पार्ट में मिस्टेक है? मिस्टेक है इसमें ऑप्शन सी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री की का यूज किया गया है। यहाँ पे कह रहा है नेहा की हैंड राइटिंग वरुण की हैंड राइटिंग से ज्यादा क्लियर है। तो यहाँ पे कंपेरेटिव जब डिग्री का यूज किया गया है, यहाँ पे मोर का भी इस्तेमाल हुआ है और क्लियरर भी लिख दिया गया है। यानी कि दो चीजें, दो कंपेरेटिव डिग्रीज एक साथ लिखी गई हैं, जो कि सुपरफ्लुअस हो जाता है, जो कि सेंटेंस को सही नहीं बनाता। तो यहाँ पे एक ही चीज होगा, मोर का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, सिंपल सा हो जाएगा, निहाज हैंड राइटिंग इज क्लियरर देन वरुण्स। क्वेश्चन नंबर 12, ही एनी फूड अंटिल ही फिनिशेस हिज होमवर्क। तो यहाँ पे क्या फिल कर सकते हैं? ही विल नॉट गेट, ही हैज नॉट गेट, ही गेट्स नॉट, या फिर ही गॉटन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। इसमें लिखा हुआ ही विल नॉट गेट एनी फूड अंटिल ही फिनिशेस हिज होमवर्क। जब तक वो अपना होमवर्क खत्म नहीं कर लेता है, तब तक उसे खाना नहीं मिलेगा, कोई भी खाना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कंडीशनल है। पहला जो सेंटेंस होता है वो प्रेजेंट फॉर्मेट में होता है, फिर उसकी कंडीशन के बेस पे जो आगे आने वाला सेंटेंस होता है वो फ्यूचर टेंस में होता है। सो यहाँ पे देखिए फिनिशेस है और यहाँ पे विल का इस्तेमाल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है ये जो ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हुए हैं या सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसको रिप्लेस करना है। सेंटेंस लिखा हुआ है आई वर द ओनली वन दैट कुड स्विम सो आई मेड अ डैश फॉर इट। अच्छा, कह रहा है कि आई वर द ओनली वन, तो सिंपल सी बात है, आई के लिए वॉज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। सामने से साफ साफ दिख गया किस पार्ट में मिस्टेक है, यानी कि इसमें कौन सा सही यूज किया जा सकता है। आई वॉज दैट ओनली वन होम, तो होम का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आई वर द ओनली, अगेन आई के साथ वर लगा है, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, आई वॉज द ओनली वन दैट कुड स्विम सो आई मेड अ डैश फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 14, इनकरेक्ट स्पेलिंग वाला शब्द बताना है। द पेशेंट वॉज कॉन्शियस आफ्टर द सर्जरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सर्जरी की स्पेलिंग आपको गलत दिखेगी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सर्जरी की स्पेलिंग गलत है, जी के बाद में ई का इस्तेमाल होगा, ठीक है, सर्जरी, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है चूज द इडियम फ्रेज दैट कैन सब्स्टिट्यूट द हाइलाइटेड ग्रुप ऑफ वर्ड्स मीनिंगफुली। कह रहा है ये जो हाइलाइटेड शब्द लिखे हुए हैं इसकी जगह पे कौन सा इडियम यूज किया जा सकता है। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ मेनी पीपल ऑफ मनेसर। कह रहा है कि ऑटोमोबाइल जो इंडस्ट्री है वो मानेसर के बहुत सारे लोगों की सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है, ठीक है, जीवन यापन का सोर्स है, आय का स्रोत है। अब क्या सेंटेंस हो सकता है? इन द सेम बोट, ब्रेड एंड बटर, थ्रू थिक एंड थिन, या फिर गो डाउन द ड्रेन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जब हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेड एंड बटर का मतलब ही होता है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड या फिर आय का स्रोत। बाकी के जो इडियम्स लिखे हुए हैं जैसे इन द सेम बोट, तो इन द सेम बोट का अर्थ होता है एक ही डिफिकल्ट सिचुएशन में साथ साथ होना। जैसे दो लोग अगर बोले कि वी आर इन द सेम बोट, तो यानी कि हम दोनों लोग जो हैं वो एक साथ एक ही सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, एक ही समस्या झेल रहे हैं, तो वो होता है इन द सेम बोट। फिर थ्रू थिक एंड थिन, इसका भी मैंने यूजेस आपको बताया था, इसके पहले वाले जो भी मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, पेपर सॉल्व करवाए हैं, यही इसी सीरीज में प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो वहां भी मैंने बताया था थ्रू थिक एंड थिन का मतलब होता है कि हर परिस्थिति में साथ में, यानी कि साथ में होना तो नहीं, हर परिस्थिति में। थ्रू थिक एंड थिन मतलब सुख दुख में, ठीक है। इसको कैसे याद करना है ये भी मैंने उसमें बताया था, आप वो वीडियो देख सकते हैं। फिर गो डाउन द ड्रेन, ड्रेन का मतलब क्या होता है? जो नाला वगैरह होता है उसको ड्रेन बोलते हैं ना। तो गो डाउन द ड्रेन का सिंपल सा मतलब होता है किसी चीज का बर्बाद होना। अब कोई चीज नाले में बिखर गई, नाले में चली गई तो बर्बाद ही हो गई, तो गो डाउन द ड्रेन का मतलब होता है बर्बाद होना। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 टू 20, ये कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन है। इसमें पैराग्राफ से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेंटेंस शुरुआत करते हैं। एज वी एंटर अ मोर परमानेंट ऑफ हाइब्रिड वर्क फॉर डेस्क बेस्ड एम्प्लॉइज, इट्स टाइम टू फाइंड इक्विटेबल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्रंट लाइन like those in manufacturing and healthcare. According to the 2022 Gartner Frontline Worker Experience Reinvented Survey, 58% of the organizations employ frontline workers have invested in their employee experience in the past year, after about a third of those who haven't done so to do so in the next 12 months. तो कुछ सेंस डेवलप हुआ,
क्वेश्चन सॉल्व करते करते साथ में देखेंगे। जैसे लिखा हुआ है एज वी एंटर अ मोर परमानेंट, तो परमानेंट क्या, लाइन, एरा, सेगा या फिर स्पेल? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एरा होगा। क्यों होगा? जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एज वी एंटर अ मोर परमानेंट एरा ऑफ हाइब्रिड वर्क फॉर डेस्क बेस्ड एम्प्लॉइज। तो देखो लाइन का तो सिंपल सा मतलब होता है लाइन, है ना। एरा, सेगा और स्पेल ये तीनों टाइम से रिलेटेड शब्द हैं। स्पेल का मतलब होता है एक ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। सेगा जो होता है जिसको सागा भी बोलते हैं, ये एक ऐसा एक बहुत बड़ी एक लॉन्ग स्टोरी के लिए भी यूज किया जाता है। ए लॉन्ग सीरीज ऑफ इवेंट्स, इसको सेगा बोलते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा फास्ट एंड फ्यूरियस जो हॉलीवुड की मूवीज हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 पार्ट्स हैं उसके, तो उसमें एक पार्ट का नाम कुछ सेगा करके है या सागा करके है ना, तो देख सकते हो। फिर एरा, एरा का भी मतलब समय से होता है, ये एक बहुत ही लंबे पीरियड ऑफ टाइम को बोलते हैं। खास करके ऐसा टाइम जो कि किसी पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर इवेंट से शुरू होता है, उसके लिए एरा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर हम बात करें क्रिश्चियन एरा, तो क्रिश्चियन एरा कब से शुरू हुआ था? एक इवेंट हुआ था जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उस पर्टिकुलर इवेंट से जो भी समय शुरू हुआ वो पूरा समय क्रिश्चियन एरा कहा जाता है। वैसे ही यहाँ पे जो हाइब्रिड वर्क की शुरुआत हुई उसके लिए एरा का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि जब कोविड का समय आया था उसी पर्टिकुलर इवेंट के बाद से ही ये समय शुरू हुआ, उसी लिए यहाँ पे एरा का इस्तेमाल होगा। एज वी एंटर अ मोर परमानेंट एरा ऑफ हाइब्रिड वर्क फॉर डेस्क बेस्ड एम्प्लॉइज, इट्स टाइम टू फाइंड इक्विटेबल फ्लेक्सिबिलिटी फॉर फ्रंट लाइन। क्या फ्रंट लाइन? चेजर्स, वर्कर्स, बॉसेस या फिर पर्सनल? बहुत इजी सा क्वेश्चन है, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रंट लाइन वर्कर्स। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है गार्टनर फ्रंट लाइन वर्कर्स एक्सपीरियंस की एक रिपोर्ट आई थी, एक सर्वे आया था। तो बहुत इजी सा है, यहाँ पे आसानी से फिल कर सकते हो आप, फ्रंट लाइन वर्कर्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। Flexibility for frontline workers like those in manufacturing and healthcare. According to the 2022 Gartner Frontline Worker Experience Reinvented Survey, 58% of the organizations, तो 2022 की गार्टनर फ्रंटलाइन वर्कर एक्सपीरियंस रीइन्वेंटेड सर्वे के हिसाब से जो 58% ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एम्प्लॉय फ्रंटलाइन वर्कर्स हैव इन्वेस्टेड, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं, उन्होंने क्या किया? तो उन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है, तो उनके लिए हु का इस्तेमाल होगा, होम, हुज या फिर दैट? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट का इस्तेमाल होगा क्योंकि नॉन लिविंग है। ठीक है। सो 58% ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस दैट एम्प्लॉय फ्रंटलाइन वर्कर्स हैव इन्वेस्टेड इन, किस चीज में इन्वेस्ट किया है? रिग्रेसिंग, इंप्रूविंग, आर्टिकुलेटिंग या फिर अप्रोचिंग? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इंप्रूविंग। तो उन्होंने 58% ऑर्गेनाइजेशंस दैट एम्प्लॉय फ्रंटलाइन वर्कर्स, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स को एम्प्लॉय बनाती हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया है किसमें? इंप्रूविंग देयर एम्प्लॉय एक्सपीरियंस इन द पास्ट ईयर। अपने एम्प्लॉयज के एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, ओके। आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 20। फिर अबाउट अ थर्ड ऑफ दोज हु हैवंट डन, तो लगभग लगभग एक तिहाई जिन्होंने नहीं किया है ऐसा, वो अब क्या करेंगे? टू डू सो इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, अगले 12 महीने में करने वाले हैं। तो इंटेंड, पोज, प्रिटेंड या फिर इनेक्ट? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटेंड। इंटेंशन, इंटेंट से बनता है इंटेंशन। तो इंटेंशन हम क्या बोलते हैं कि मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, यानी कि मेरा मेरे अंदर से ऐसी कोई भावना नहीं थी, मेरा इंटेंशन नहीं था। तो इंटेंट का मतलब होता है कि कुछ करने की सोच रखना अपने अंदर। सो अबाउट अ थर्ड ऑफ दोज, एक तिहाई ऐसे व्यक्ति, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने अभी तक नहीं किया था, वो इंटेंड कर रहे हैं, यानी कि वो अपने अपने मन में बिठा लिया है, सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं कि वो अगले अगले आने वाले 12 महीने में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि उनकी भी कंपनी के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनकी एक्सपीरियंस जो हो वो इम्प्रूव हो सके। सो ये थे इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में 22 फरवरी 2024 जीडी के एग्जाम में तीसरी शिफ्ट में पूछे गए थे। आई होप यू लाइक्ड इट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।